अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सलेबी गुमुश्तगीन के पास बैठा हुआ था। गुमुश्तगीन उसे कह रहा था कि वो अल नासिर और उसके साथियों को 1-2 दिनों में हुरान ले जाना चाहता है। इतने में थरीसिया आ गई। उसने उन दोनों से कहा, उन छापामारों का कमांडर हमारे जाल में आ गया है। उसने बताया है कि किस तरह अल नासिर के दिल पर लिजा का कब्जा मुकम्मल और पुख्ता कर दिया है। उसने कहा, उस आदमी को सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि यह आदमी कितने वक्त में अपनी असलियत को भूलकर अपने सुल्तान के कत्ल के लिए तैयार होता है। मैं उन चारों को 1-2 दिनों में हुरान ले जाना चाहता हूँ। गुमुश्तगीन ने कहा, क्या तुम दोनों या अकेली लिजा मेरे साथ चलेगी और मेरे साथ रहेगी? कत्ल के लिए अल नासिर को लिजा ही तैयार करेगी। मैं लड़कियों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सलेबी ने कहा, मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता। मुझे अपने हुक्मरानों को जल्दी ये इतला देनी है कि हलब, मोसल और हुरान की फ़ौजें बिल्कुल बेकार हैं और इन फौजियों के सलार सिवाय भागने के और कुछ नहीं जानते। मैं उन्हें सूरत हाल से आगाह करके सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने का कोई और तरीका इख्तियार करने का मशवरा दूंगा। हो सकता है कि हमारी तरफ से आप लोगों को जो मदद मिलती है वो बंद कर दी जाए। ऐसा ना कहो। गुमुश्तगीन ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, मुझे एक मौका दो, मैं अयूबी को कत्ल करा दूंगा। फिर देखना मैं किस तरह फातेह बनकर दमिश्क में दाखिल होता हूँ। ये दोनों लड़कियां या सिर्फ लिजा मुझे दे दो। कुछ मुबैसे के बाद सलेबी ने कहा, हुरान जाने की बजाय हम यहीं रुके रहते हैं। ये दोनों लड़कियां अल नासिर को तैयार कर लेंगी और हो सकता है कि उसके तीनों साथियों को भी तैयार किया जा सके। उनके दिलों में सलाहुद्दीन अयूबी की नफरत पैदा करनी है। खाने का वक्त हुआ तो नासिर और उसके साथियों को भी खाने के कमरे में बुला लिया गया। उनके साथ दोस्ताना बेतकल्फी पैदा कर ली गई। खाना अभी रखा नहीं गया था कि शेख सन्नान के एक खादम ने आकर सलेबी से कहा कि उसे सन्नान ने बुलाया है। सलेबी चला गया। उस लड़की के मुतालिक तुमने क्या सोचा है? शेख सन्नान ने पूछा। मैं जब जाऊंगा तो उसे अपने साथ ले जाऊंगा, सलेबी ने जवाब दिया। तुम्हारे जाने तक लड़की मेरे पास रहेगी, सन्नान ने कहा। मैं आज ही चला जाऊंगा। जाओ, शेख सन्नान ने कहा, और लड़की को यहीं छोड़ जाओ। तुम उसे कले से बाहर नहीं ले जा सकोगे, सन्नान, सलेबी ने कहा। इस कले की ईंट से ईंट बच जाएगी। मुझे ललकारने की जुर्रत न करो। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने नहीं आया, शेख सन्नान ने कहा। आज रात लड़की को तुम खुद मेरे पास ना ले तो तुम तहखाने में और लड़की मेरे पास होगी। जाओ, ठंडे दिल से सोच लो। सलेबी खाने के कमरे में दाखिल हुआ। सब बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। वो फुंकार रहा था, कहने लगा कि सुनो दोस्तों, शेख सन्नान ने मुझे ललकार कर कहा है कि आज रात लिजा उसके पास होगी। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया है कि लिजा को मैं खुद उसके पास ले जाऊँ, और अगर मैं ना ले गया तो वो मुझे तहखाने में डाल देगा और लिजा को ले जाएगा। अगर आप तहखाने में चले गए तो क्या हम मर जाएंगे? नासिर ने कहा, वो लिजा को नहीं ले जा सकेगा। लेकिन ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है नासिर? उसके एक साथी ने पूछा। तुम अपने आप को हमारा कैदी ना समझो, गुमुश्तगीन ने कहा। यह मुसीबत हम सब के लिए आ रही है। तुम हमारे नहीं, शेख सन्नान के कैदी हो। सलेबी ने कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम बाहर जाकर तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अब यहाँ से निकलने की सोचो। मुझे शेख सन्नान ने इजाज़त दे रखी है कि इन चारों को अपने साथ ले जाऊं, गुमुश्तगीन ने कहा। मैं इन्हें आज रात ले जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे शाम से पहले रवाना होना है। गुमुश्तगीन का दिमाग बहुत तेज था। उसने खाने के दौरान सबको बता दिया कि उसने क्या सोचा है। खाना खाकर उसने अपने खादमों और बॉडीगार्डों को बुलाया और कहा कि वह फौरन किले से रवाना हो रहा है। सामान फौरन बांध लिया जाए। उसी वक्त उसका काफिला तैयार होने लगा। उसके अपने घोड़े के अलावा 4 घोड़े बॉडीगार्डों के थे। 4 ऊँट थे जिन पर खाने पीने के सामान के अलावा खेमे लादे गए। सफर लंबा था, इसलिए खेमे साथ रखे गए थे। उन्हें उनके बांसों पर लिपेटा गया था। गुमुश्तगीन शेख सन्नान के पास गया और उसे बताया कि वो जा रहा है और चारों छापामारों को भी साथ ले जा रहा है। उनके मुतालिक सौदा तय हो चुका था। गुमुश्तगीन ने ज़रो जवाहिरात की सूरत में कीमत अदा कर दी थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने सलेबियों के कहने पर जो 4 आदमी भेज रखे हैं वो सलाहुद्दीन अयूबी का काम तमाम करके ही आएंगे, शेख सन्नान ने कहा। तुम सैफुद्दीन को उन छापामारों से कत्ल करो
तुम्हारा सलेबी दोस्त और उसकी परियां कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं, गुमुश्तगीन ने कहा। गुमुश्तगीन उससे रुखसत हुआ। उसका काफिला तैयार खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुआ। दो गुमुश्तगीन के आगे हो गए और दो उसके पीछे। उनके हाथों में बर्छियां थीं। घोड़ों के पीछे नासिर और उसके साथी, और उसके पीछे सामान से लदे हुए ऊंट थे। कले का दरवाजा खुला। काफिला बाहर निकल गया और दरवाजा बंद हो गया। काफिला कले से दूर ही दूर होता गया और सूरज उफक से अकब में छुपने लगा। सूरज ने गरूब होकर काफिले और कले को छुपा लिया। कले में कंदीलें और फानूस जल उठे। शाम पूरी तरह तारीख हो गई तो शेख सन्ना ने अपने दरबान से पूछा, वो सलेबी लड़की को लेकर नहीं आया? उसे नफी में जवाब मिला। उसने 3 बार पूछा तो भी उसे नफी में जवाब मिला। उसने अपने खसूसी खादम को बुलाकर कहा, उस सलेबी से जाकर कहो कि लड़की को जल्दी ले आए। खादिम उन कमरों में गया जहां सलेबी ठहरा करते थे। वहां कोई नहीं था, लड़कियां भी नहीं थीं, तमाम कमरे खाली थे। उसने इधर उधर देखा, कले के बाग में घूम फिर कर देखा, चट्टान के इर्द गिर्द घूम कर देखा, वहां से भी मायूस लौटा और शेख सन्नान से कहा कि सलेबी और लड़कियां नहीं मिली। सन्नान ने आसमान सर पर उठा लिया, अपनी फौज के कमांडर को बुलाकर हुक्म दिया कि कले के कोनों खुदरों की तलाशी लो और सलेबी को बरामद करो। फौज में खलबली मच गई। जिसे देखो भाग दौड़ रहा था। कले में हर तरफ कंदीलें और मशलें मुतहरिक नजर आती थीं। सलेबी कहीं से भी ना मिला। शेख सन्नान ने उन 8 दर्जन पहरेदारों को बुलाया जो दरवाजे पर ड्यूटी पर थे। उनसे पूछा कि गुमुश्तगीन के काफिले के अलावा किसके लिए दरवाज़ा खोला गया था। उन्होंने बताया कि हुक्म के बगैर किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता और गुमुश्तगीन के अलावा किसी और के लिए खोला ही नहीं गया। उन्होंने गुमुश्तगीन के काफिले की तफसील भी बताई। उस काफिले के साथ सलेबी और लड़कियां नहीं थीं। शेख सनान अपने कमरे में फौंका रहा था। रात का पहला पहर गुजर गया था। गुमुश्तगीन का काफिला चला जा रहा था। उसने अपना घोड़ा रोककर शुतरबानों से कहा, ऊँटों को बिठाओ और उन्हें बाहर निकालो, मर ही ना जाएं। ऊँटों को बिठाकर उन पर लदे हुए खेमे उतारे गए। खेमे खोले गए तो उनमें से सलेबी, थरीसिया और लीजा निकली। गुमुश्तगीन उन्हें खेमों में लिपेट कर कला या सियाज से निकाल लिया था। वो कले से बहुत दूर निकल गए थे। फिदइयों से ऐसी तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि वो ताक़ुब में आएंगे। ये फिरका जंगजू नहीं था, किसी के साथ आमने सामने की लड़ाई का खतरा मोल नहीं लिया करता था। फिर भी गुमुश्तगीन ने काफिले को क़याम न करने दिया। लड़कियों को ऊँटों पर सवार कर दिया गया। सलेबी छापा मारों के साथ पैदल चल पड़ा। उसका घोड़ा और लड़कियों के घोड़े कले में रह गए थे। सलेबी इस खित्ते की जबान रवानी से बोलता था। उसने नासिर के साथ बातें शुरू कर दी। इन बातों में दोस्ती और प्यार का रंग गालिब था। नासिर के दिल से खतरे निकल गए। आधी रात के बाद जब एक काफिले को क़याम के लिए रोका गया, गुमुश्तगीन के लिए खेमा खड़ा कर दिया गया। बाकी सब के लिए अलग अलग खेमे नस्ब किए गए। छापा मार और बॉडी गार्ड्स वगैरह खुले आसमान तले लेट गए। वो बहुत थके हुए थे, फौरन ही सो गए। नासिर को नींद नहीं आ रही थी। उसे एक साया चलता नजर आया जो किसी मर्द का नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठा। साया इधर ही आ रहा था। वो लिजा थी। इस रात वो पहले से ज्यादा जज्बाती मालूम होती थी। उसने कहा कि नासिर, एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई औरत दाखिल हुई है? माँ और बहन के सिवा मैंने किसी औरत को कभी हाथ नहीं लगाया। नासिर ने जवाब दिया, तुमने मेरी जिंदगी देख ली है। मैं नौजवानी में नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हो गया था। जहाँ तक यादें पीछे जाती हैं, मैं अपने आप को मैदान जंग में, रेगिस्तान में, अपने साथियों से दूर दुश्मन के इलाकों में खून बहाता और भेड़ियों की तरह शिकार की तलाश में फिरता देखता हूँ। मैं जहाँ भी होता हूँ अपने फर्ज से कोताही नहीं करता। मेरा फर्ज मेरा ईमान है। वो चौंक उठा। जरा सी देर कुछ सोचकर उसने पूछा, लिजा, तुमने शायद मेरे ईमान की बुनियाद हिला दी है। मुझे बताओ, तुम लोग मुझे और मेरे साथियों को कहाँ ले जा रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कौम में एक से बढ़कर एक खूबरू जंगजू, तनोमंद और ऊंचे रुतबे वाला मर्द मौजूद है। तुम किसी बादशाह के सामने चली जाओ तो वो तख्त से उतर कर तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। फिर तुमने मुझ में क्या देखा है? लिजा ने सर घुटनों पर रख दिया। नासिर को उसकी सिसकियां सुनाई दी। वो परेशान हो गया। उसने बार बार उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। वो रोती रही। नासिर समझ ना सका कि जिस तरह उसकी अपनी जात से इंसानी फितरत की बुनियादी कमजोरी उभर कर उसकी अकल पर गालिब आ गई थी, उसी तरह लीजा भी एक कमजोरी की गिरफ्त में आ गई थी।
یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے، اور جو دولت کے انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ لیزا ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے اسیات کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھریسیا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ناصر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اسے کہا تھا کہ مجھ پر بھروسہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی۔ پھر اسے ناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ ناصر نے چونک کر کہا کہ سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں، دھمک بڑی صاف ہے۔ لیزا نے کہا، سب کو جگا دیں، شیخ سنان نے ہمارے طاقوں میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ ناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سی مشلیں نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ناصر دوڑتا نیچے آیا، لیزا کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا، سب کو جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھا، سب کے پاس برچیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈز اور شتربان بھی برچیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 15-16 سوار تھے، 6-7 کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا، دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خریا سے جا سکو گے۔ ناصر تجربہ کار چھاپا مار تھا، اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور کر کے چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے سامنے تھے۔ چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچیں ان کے جسموں میں داخل کر دیں۔ سوار گرے تو ناصر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا، اس پر سوار ہوا تو اپنے پیچھے لیزا کو بٹھا لیا۔ سنان کے فدائیوں نے ہلہ بول دیا، انہوں نے مشلیں پھینک دی تھیں، یہ جلتی رہیں۔ ناصر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا۔ ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہٹتی گئی۔ وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ فدائیوں نے ناصر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی، اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے اور سوار برچیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچیوں کے وار کرتے تھے۔ ناصر تجربہ کار لڑاکا سوار تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور 2 فدائی گرا لیے۔ اسے دوڑتا گھوڑا یک لخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا۔ ایک بار ناصر کو گھوڑا تیز رفتاری پر ہی موڑنا پڑا، لیزا سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ فدائی گھوڑوں سے کودے، 2 فدائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ ناصر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور برچھی تانی، فدائیوں نے لیزا کو آگے کر دیا۔ ناصر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی اور برچیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ 3-4 فدائیوں میں اکیلا تھا، اس کا ہر وار کھالی جا رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تھا تو فدائی لیزا کو آگے کر دیتے تھے۔ آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا، بے جگری سے لڑا، زخمی ہوا اور اس نے 2 فدائیوں کو گرا لیا۔ اس نے ایک بار چلا کر کہا، خاموش رہو لیزا، یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے۔ ناصر نے یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ فدائی لیزا کو نہ لے جا سکے۔ اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا۔ اس مرکے میں وہ قیام گاہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ ناصر نے ایک گھوڑا پکڑا، لیزا کو اس پر سوار کیا اور گھوڑے کو ایڑی لگا دی، لیکن بھاگا نہیں۔ مرکہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا، وہاں صرف لاشیں تھیں اور 2-3 فدائی زخموں سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے 3 ساتھی مارے گئے تھے، سلیبی بھی مرا پڑا تھا، تھریسی لاپتہ تھی۔ ناصر نے زیادہ انتظار نہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، قطبی ستارے کا اندازہ کیا اور گھوڑے کو اس رخ پر ڈال دیا۔ گھوڑا رات بھر چلتا رہا۔ صبح طلوع ہوئی تو ناصر نے علاقہ پہچان لیا، یہیں کہیں اس نے ایک بار اپنے جیش کے ساتھ شب خون مارا تھا۔ ناصر کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ دونوں نے گھوڑے سے اتر کر پانی پیا، گھوڑے کو پانی پلایا۔ ناصر نے زخم دیکھے، کوئی زخم گہرا نہیں تھا، خون رک گیا تھا۔ اس نے اس ڈر سے زخم نہ دھوئے کہ خون جاری ہو جائے گا۔ لیزا ٹہلتی ٹہلتی ایک طرف نکل گئی۔ ناصر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چٹان کے دوسری طرف گیا۔ لیزا بیٹھی ہوئی تھی، ناصر کی طرف اس کی پیٹھ تھی، وہاں ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جو انسانوں کی معلوم ہوتی تھیں، کھوپڑیاں تھیں، پسلیوں کے پنجر تھے، ان کے درمیان تلواریں اور برچیاں پڑی تھیں۔ لیزا ایک کھوپڑی کو سامنے رکھے بیٹھی تھی، کسی عورت کی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی۔
चेहरे पर कहीं कहीं खाल थी। पसलियों में एक खंजर उतरा हुआ था। गले की हड्डी पर सोने का हार पड़ा था। इस पंजर के इर्द गिर्द चिथड़े पड़े थे जो रेशमी कपड़े के थे। लिजा खोपड़ी में खो गई थी। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और बड़ी ही जोर से चीख मारी। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। नासिर उसे चश्मे तक ले गया। जब वो अपने आप में आई तो नासिर ने उससे पूछा कि उसने चीख क्यों मारी थी। मुझे अपना अंजाम नजर आ गया था, लिजा ने उदास लहजे में कहा। तुमने वो खुश्क लाश देखी होगी, किसी औरत की है, ये कोई मुझ जैसी होगी। आज उस औरत की खोपड़ी देखी तो मुझे यूं नजर आया जैसे ये मेरी अपनी खोपड़ी हो। मुझे आवाज सुनाई दी कि यह है तुम्हारा अंजाम, और मेरे दिल को किसी खौफनाक चीज ने दांतों में जकड़ लिया। कुछ ही दिनों बाद वहां जाकर देखना जहां हम पर फिदाइयों ने हमला किया था, नासिर ने कहा। वहां भी तुम्हें यही मंजर नजर आएगा, लाशों के पिंजर, खोपड़ियां, तलवारें और बर्छियां, और शायद उनसे कुछ दूर थरीसिया की खोपड़ी पड़ी मिल जाएगी। उसके सीने में भी खंजर उतरा हुआ होगा। वो सब औरत के लिए मरे हैं, ये सब भी औरत के लिए मरे हैं। अगर मैंने अपनी रोश ना छोड़ी तो एक रोज सहरा में गिद्ध और भेड़िए मेरे जिस्म का गोश्त नोच रहे होंगे, जिस पर मुझे नाज है और जिसे हासिल करने के लिए कोई जान पेश करता है, कोई दौलत। लिजा ने कहा। मगर इंसान इबरत हासिल नहीं करता, उनकी तबाही और बर्बादी नहीं देखता जो उससे पहले ही जमीन पर अपने ऊपर हुस्न और दौलत और जिस्मानी ताकत का नशा तारी करके तकब्बुर और गरूर से चलते फिरते थे। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी असलियत जान ली है। तुम भी सुन लो नासिर, खुदा ने तुम्हें मर्दों की ताकत और मर्दाना हुस्न दिया है, तुम भी जाकर अपना अंजाम देख लो। वो ऐसे अंदाज से बोल रही थी जैसे उस पर असेब का असर हो। उसकी शोखियां और फरेबकारियां खत्म हो चुकी थीं। वो किसी तारे को दुनिया फकीर के लहजे में बोल रही थी। मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं, उसने नासिर से पूछा। उसने अपने सीने पर हाथ मारा और चुप हो गई। उसका हाथ सोने के उस हार पर जा लगा था जिसमें जवाहरात भी थे। उसने हार को मुट्ठी में लिया, जोर से झटका दिया, हार टूटकर उसके हाथ में आ गया। उसने हार चश्मे में फेंक दिया, उंगलियों से अंगूठियां उतारी जिनमें हीरे जुड़े हुए थे, ये भी चश्मे में फेंक दिए। कहने लगी कि मैं एक फरेब हूं नासिर, मैंने तुम्हें भी फरेब दिया था। यह बहुत अच्छा हुआ कि फिदाइयों ने हम पर हमला कर दिया, और ये और ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी खोपड़ी देख ली है। मैं अब झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैं इस मकसद के लिए ले जाया जा रहा था कि मैं अपनी खूबसूरती और मोहब्बत के झांसे से तुम्हारी अकल पर कब्जा कर लूँ और तुम्हारे हाथों सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल कराया जाए। गमुश्तगीन कला हसियात में इसलिए गया था कि शेख सनान उसे सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए किराए के कातिल दे दे। सनान ने बताया कि उसने 4 फिदाई भेज रखे हैं। अगर ये भी नाकाम हो गए तो वो आइंदा इस काम के लिए कोई फिदाई नहीं भेजेगा, क्योंकि वो बहुत से करामत फिदाई ज़य कर चुका है। आखिर यह सौदा तय हुआ कि गुमुश्तगीन तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपने साथ ले जाए और सैफुद्दीन के कत्ल के लिए तैयार करे। इतने में हमारा अफसर आ गया। उसने फैसला किया कि अयूबी का कत्ल ज़रूरी है। ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साई को भी मेरी निगाह से देखूं, नासिर ने कहा। दुनिया की कोई ताकत मुझे इतना बेअकल नहीं बना सकती। लिजा ने पूछा, क्या तुम मुझ जैसी नापाक लड़की को कबूल कर लोगे? मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लूँगी। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो मेरे लिए यह गुनाह होगा कि मैं तुम्हें कबूल न करूँ, नासिर ने कहा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इजाज़त के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। दिल से बोझ उतार दो। अगर तुम पकीज़ा ज़िंदगी बसर करना चाहती हो तो ऐसी ज़िंदगी तुम्हें सिर्फ हमारे मजहब में मिलेगी। उसने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि जो फिदई हमारे सुल्तान के कत्ल के लिए गए हैं वो किस भेष में गए हैं और कातलाना हमला किस तरह करेंगे? कुछ इल्म नहीं, लिजा ने जवाब दिया। मेरे सामने इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई कि 4 फिदई भेजे गए हैं। हमें उड़कर तुर्कमान पहुंचना होगा, नासिर ने कहा। मुझे सुल्तान और उसके मुहावजों को खबरदार करना है। उसने घोड़े को एड़ी लगा दी। उसके जहन में सुल्तान अयूबी समा गया था। फर्ज ने उसके जज्बात को सुला दिया था, मकसद ने उसे मर्द मैदान और इंसान कामिल बना दिया था। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कला आज़ाज़ के कलादार का जवाब आग बगोला किए हुए था। उसे यह कला सर करना था और फौरन बाद हलब को मुहासरे में लेकर यह शहर लेना था। उसे बूजा और मुंबज के 2 कले लड़े बगैर मिल गए थे। उनमें जो दस्ते थे उन्हें उसने अपनी फौज में शामिल करके उनकी जगह अपने दस्ते भेज दिए थे।
اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی سکیم بنا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں زمین کے خد و خال اور دیگر جنگی قوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا اور اپنے محافظوں کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو، جس کے سفید رنگ پر کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے، دشمن کے سالار پہچانتے تھے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ محافظوں کے بغیر اتنی دور نہ نکل جایا کرے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سا طاری تھا۔ وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناکوں چنا چبا چکا تھا۔ اس کے تابوت میں آخری کیل گڑنی رہ گئی تھی۔ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں چٹانیں اور ٹیلے بھی تھے اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی، کچھ حصے میں گہرے کھڈ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کے انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اسے جھنجھلا کر کہا، خدا نخواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا، بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنے فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو۔ مجھے محافظوں کا قیدی نہ بنو، مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بچا لیا ہے، اب بھی بچا لے گا۔ اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ پچھلی کہانیوں میں وہ تمام قاتلانہ حملے بیان کیے گئے ہیں جو اس پر ہوئے تھے۔ ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب ہی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھتے ہیں۔ یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ اسیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان چاروں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا رہتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ طرح کر دیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔